हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट 2023 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल बताना है स्थूल गत्यात्मक कौशल का। ठीक है, करें कि चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, कागज को आड़ा टेढ़ा जिग-जैग तरीके से काटना, या धागे में माला पिरोना, या खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना। बताइए सही ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा, कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, तो ऑप्शन नंबर से कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा, खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए, स्थूल गत्यात्मक या स्थूल पेशी कौशल किसे कहते हैं? यह जो है शरीर की पेशियों और समन्वय का उपयोग करके उद्देश्यपूर्ण गतिविधि को करने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक, ये जो है कौशल चलने, दौड़ने, कूदने, चढ़ने, फेंकने, लात मारने और संतुलन जैसी गतिविधियों से संबंधित होता है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ देखिए, खंभे की तरफ फुटबॉल से लात से ढकेलना, तो ये आपको स्थूल गत्यात्मक कौशल को उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिएगा, किसमें क्या क्या भाई? चलने, कूदने, चढ़ने, फेंकने, ये शब्द आपको याद रखना है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे आते हैं। ठीक है, लात मारने। ठीक है, तो इस प्रकार आपके इन वर्डों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि बच्चों का विकास स्पेस से स्पेस की ओर बढ़ता है। तो कह रहे हैं कि केंद्र से बाह्य की ओर, पैर से सिर की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या जटिल से सरल की ओर। बताइए भाई, तो बच्चे कभी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं जाएंगे, जटिल से सरल नहीं होंगे, पैर से सिर की ओर नहीं जाते, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आपका सही हो जाएगा, केंद्र से बाह्य की ओर। केंद्र से बाह्य की ओर जो है बच्चों का जो है विकास होता है। बच्चों का जो विकास होता है शरीर के केंद्र या कोर से हाथ पांव या बाहर की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, देखिए आपको यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है ए सही कि बी सही। ए बी की सही व्याख्या करता है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अभी कथन ये कह रहे हैं कि बच्चे का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। तो ये आपका अभिकथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कारण कह रहे हैं कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल भाई, प्राथमिक कारक है ना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? कह रहे हैं कि कौन सी अवधारणा सिखानी चाहिए। ठीक है, तो आप जीन पियाजे को जानते हैं, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने कितने भाई अवस्थाओं में बांटे हैं? तो 4 अवस्थाओं में। ठीक है, 4 अवस्थाओं में। पहला है आपका संवेदी पेशी अवस्था, जो आपका 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। और सेकेंड नंबर आपका है सेकेंड नंबर होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष आता है, 2 से 7 वर्ष है। और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भाई तीसरा है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, और औपचारिक सक्रियात्मक चौथा क्या है भी? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। ठीक है, तो इनके भाई क्रम से याद भी करना है और इनके वर्ष भी याद करके जाना है। ठीक है, तो पहला है संवेदी पेशी अवस्था, 0 से 2 वर्ष है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, इन्होंने देखिए ये 3 से 6 वर्ष की अवस्था में आपको पहचानना है क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं कि संरक्षण, अनुक्रमता, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण या तार्किक अनुप्रयोग। बताइए भाई, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा नंबर सही हो जाएगा, संकेतिक प्रतिनिधिकरण। तो इन्हें संकेत के अनुसार इन्हें क्या करना है, वस्तुओं को दिखाना है और बताना है। तो ये आपकी अवस्था जो होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष के बीच होती है, ठीक है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में के उसको किससे समझाना चाहिए भाई, चित्रों द्वारा बच्चों को बताना चाहिए। जैसे इसी में आपको एक प्रश्न पूछता है कि बहुत बार कि एक लंबा आपको पात्र ले लीजिए और एक चौड़ा पात्र ले लीजिए, लेकिन आपका क्या जो जितना ये इसमें आएगी वस्तु उसमें इतना ही इसमें वस्तु आएगी, तो इसमें बच्चा जो है फर्क नहीं कर पाता है, जिससे वो कहता है कि हमको क्या चाहिए, बड़ा वाला ही पात्र पसंद करेगा। तो उससे लगा कि हमको कम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूर्व सक्रिय, इस पर कई बार परीक्षा इस पर प्रश्न जरूर आता है, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी 2 से 7 वर्ष के बीच में, तो ये संकेतिक प्रतिनिधिकरण करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आपका तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, बताइए भाई, किस अवस्था में। तो किस में होते हैं, कहें संवेदी कामक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। तो अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, तो किसमें भी, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये कितने से, 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि स्पेस का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था, किसके लिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, स्कीमा, ठीक है, स्कीमा। तो का प्रयोग जीन पियाजे और संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं को वर्णन करने के लिए क्या किए थे, स्कीमा का प्रयोग किए थे। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कह रही कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है, किस स्तर पर है। तो किस पे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पूर्व परंपरागत अवस्था पे है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। देखिए कोहलबर्ग जो है ये किसके सिद्धांत दिए थे, ये दिए थे नैतिकवाद पर, नैतिक अवस्था पर, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। करें ए नंबर करें, उनमें असफलता का भय पैदा करके, दही असफलता का भय पैदा करके तो बिल्कुल गलत है। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, फिर अगला करें कि तीसरा नंबर, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर नहीं, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित। ये शब्द जहाँ आ जाए बहुत ही गलत होता है, तो इस प्रकार गलत हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ठीक है। तो आपका 8वां का ऑप्शन नंबर सेकेंड नंबर हो जाएगा, ठीक। पाठ प्रदान का मतलब क्या होगा कि बच्चों को जब कुछ उन्हें समस्या में अगर कुछ हेल्प कर देते हैं तो बच्चा क्या हो जाता है, बच्चे जो हैं अपना जो कार्य है वो वे सक्रिय रूप से पूरा कर लेते हैं, ठीक। और इस प्रकार आपका सेकंड नंबर यहाँ सही होगा। कहें कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो यहाँ भाई सिद्धांतवादी दिया है, आपको सही यहाँ विचारों को बतलाना है। कहें कि लेव वाइगोस्की यह सांस्कृतिक उपकरण, तो लेव वाइगोस्की जो सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिए थे ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें सही युग्म वाला चुनना है, तो ये आपका तो सही हो गया। अगला देख लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि का, तो कह रहे हैं कि ये आपका क्या है, नहीं सही है, ठीक है भाई, ये आपका नहीं सही है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था भाई, क्या बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, ठीक। तो इस प्रकार आपका सेकंड नंबर गलत हो जाता है। अब जी घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये चार्ल्स स्पियरमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। कौन सा भाई, जी घटक का
बुद्धि का सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। ठीक, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो आप जान गए हावर्ड गार्डनर जो है ये बहुबुद्धि सिद्धांत के दिए थे। अब जीन पियाजे कह रहे हैं कि पहाड़, जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ये जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो ये आपका विकास सिद्धांत आपसे पूछा गया है। अगला है लॉरेंस कोहलबर्ग, कह रहे हैं कि संवेगात्मक परिपक्वता को दिया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग किसका भैया, ये नैतिक, क्या नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये भी आपका नहीं सही मिलान है, तो एक ही आला आपको मिलान से। ठीक, तो याद रखिएगा लेव वाइगोस्की जो है सामाजिक संस्कृत सिद्धांत दिए थे, हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एक ही पहला वाला ही सुमेलित है। अगला देखिए, करेंगे एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है, समुन्नत है। ठीक है, चलिए करें कि ज्ञात सृजन की चाह को विद्यार्थी से में परस्पर विमुखता का भाव, सामाजिक संदर्भों का से अलगाव या विषय वस्तु का कंठस्थी। देखिए कंठस्थीकरण जहाँ आ जाए वो तो आपको तुरंत काट देना है विकल्प। ठीक है, वहाँ पे आपको तुरंत ही वो विकल्प काट देना है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ज्ञात सृजन की चाह। ठीक है, तो प्रगतिशील कक्षा में इसमें विद्यार्थियों का ध्यान दिया जाता है और इसमें जो है विद्यार्थी बहुत सक्रिय होते हैं, स्वयं से सीखते हैं, तो उसे हम प्रगतिशील कक्षा, तो इसमें विद्यार्थियों की पूरा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, करें कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। करें कि अंतर्वैयक्तिक है या शारीरिक गति संवेदी है या संगीतात्मक है। बताइए भी सही का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कह रहे हैं कि क्या है, नृत्य और योग। नृत्य और योग जो है यह किसके अंतर्गत आएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है। करें कि जेंडर सशक्तिकरण नहीं, जेंडर समानता को बिल्कुल नहीं दे रहा है, जेंडर पक्षपात को या जेंडर समतुल्यता को। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या भाई, ये पक्षपात कर रहा है ना, क्योंकि ये तो हक है लड़कियों को भी अपना भ्रम प्रश्न पूछने का, लेकिन ये सिर्फ कह रहे हैं कि केवल लगा दिए। जब केवल शब्द लग गया तो भैया 100% क्या हो जाता है, आपको जेंडर पक्षपात को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है। चलिए भाई, कह रहे केवल आनुवांशिकता का, केवल पर्यावरण का, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का, ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण। तो अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम होती है, तो किसका भी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही है। चलिए आकलन के संदर्भ में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। करें कि आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। अगला करें कि रचनात्मक आकलन, देखिए केवल शब्द जब आ जाता है तो वो तो बहुत ही रेयर केस में गलत ही उसको माना जाएगा। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन, तुलना व सामान्य स्तर पर मानकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही नहीं। करें अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, स्व आकलन। ठीक है, इसको स्व आकलन को भी शामिल करता है, तो इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भी, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। चलिए तो क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। पहला करें खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। ठीक, कह रहे हैं कि वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में हो नहीं। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, वे प्रश्न जिनमें केवल आ गया, देखिए गलत हो गया। चलिए तो आपका पहला ही सही हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। ठीक है, देखिए विद्यार्थी जो है, विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को अपसारी चिंतन शामिल ओपन एडेड प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, खुले अंत वाले प्रश्न। देखिए ओपन एडेड प्रश्न विद्यार्थियों को गहराई से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और कई दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए क्या होता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसलिए खुले अंत वाले प्रश्न होना चाहिए। ठीक, इस प्रकार आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है।
तो आप समावेशी शिक्षा से परिचित होंगे भाई। चलिए बताइए, कह रहे कि मानकीकृत पाठचर्या हो, रूढ़िवाद, देखिए रूढ़िवादिताओं को कह रहे हैं कि बढ़ावा दें। अरे भाई बढ़ावा देंगे तो क्या लड़के पढ़ेंगे, लड़की नहीं पढ़ेंगे। चलिए, कह रहे कि अगम इमारती ढांचा हो, नहीं अगम इमारती ढांचा हो। कह रहे कि विविधता को स्वाभिकृत, हाँ ये आपका सही हो जाए। विविधता को स्वाभिकृत मतलब किसी भी वर्ग, बच्चा तेज है कमजोर है, उसमें क्या हो, उसको स्वाभिकृत हो, उसमें समान शिक्षा दी जाए, वही है समावेशी शिक्षा। ना कि भैया तेज को अलग कर दीजिए, कमजोर को अलग एक श्रेणी बना दीजिए, ऐसा नहीं, सभी को एक साथ लेकर शिक्षा दी जाए, वही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो विविधता को स्वाभिकृत हो मतलब उसको स्वीकार किया जाए। ठीक है, इस प्रकार आपका चौथा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि अभिकथन ए, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। हाँ भाई, जो वंचित वर्ग हैं, सुविधा वंचित वर्ग हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि ये किस समाज से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनकी क्या तकलीफें हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना अति आवश्यक होता है। ठीक है, अगला कारण आर कहने की पाठचर्या की अभिकल्पना औसत, देखिए औसत कोई शब्द विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। देखिए औसत शब्द कोई यहाँ यूज नहीं होता। ठीक है, औसत जो है विद्यार्थियों द्वारा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ क्या हो जाता है, गलत कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, गलत कह रहा है। तो इस प्रकार आपका कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही है, तो ये तो गलत हो गया। आगे ऑप्शन देखते हैं, तो पहला आपका भाई सही है। ठीक है, पहला अभिकथन सही है। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा ए और आर दोनों सही है, गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है। हाँ, तीसरा आपका सही हो जाएगा। ए कथन जो है आपका अभी अभिकथन सही है और भी आर नंबर आपका गलत है। ठीक है, इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला कह रहे हैं कि पठन वैकल्प किस प्रकार की विकलांगता है। चलिए, कह रहे अधिगम विशिष्ट है, संवेदी है, व्यवहारात्मक है या गंत्यात्मक है, बताइए तो कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम विशिष्ट है। क्या है, अधिगम विशिष्ट है। तो क्या है, पठन वैकल्प जो है एक क्या है, विशिष्ट अधिगम की क्षमता है जो किसी व्यक्ति की पढ़ने लिखने और वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, पठन वैकल्प, तो ये किस प्रकार की विकलांगता है, तो ये अधिगम विशिष्ट है। ठीक है, या जो है किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने और वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार आपका पहला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कल निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है, बताइए। स्वलीनता का विशिष्ट लक्षण इसमें से कौन सा हो जाएगा। कह रहे हैं कि विशिष्ट संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडार, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा, बाधित संप्रेषण। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो भाई कक्षा में जो विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकताएं आप कैसे पूरी कर सकते हैं। चलिए, कहें कि श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, भाई कठिनाई के कार्य देकर ऐसे थोड़ी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, श्रेणीबद्ध कठिनाई को कार्य देखकर, एक मिनट। चलिए देखिए, करें श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, अगला मानकीकृत निर्देश देकर, या केवल सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, या विभिन्न आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की देखिए उपेक्षा शब्द क्या निगेटिव का दर्शाता है, करें कि केवल शब्द निगेटिव को दर्शाता है। मानकीकृत देखिए निर्देश भी आपका सही नहीं, निर्देश नहीं, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाए। देखिए ऐसे ही आप मतलब विकल्प काट कर भी आप ऑप्शन आंसर पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले पूरा पढ़ लीजिए करिए, तभी आप आंसर का जवाब दिया करिए। ठीक है, तभी आपका गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य को देकर। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहे कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को स्पेस रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बताइए भाई, कह रहे संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या संयोजित। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर सही हो जाएगा, संयोजित। तो अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को आप क्या कर लीजिए, संयोजित रूप से प्रस्तुत करें। संयोजित मतलब एक दूसरे से जोड़कर आपको विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे तो अधिगम बहुत तब जो है अधिक अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भी, कह रहे हैं कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बताइए, कह रहे हैं कि ऑप्शन, कह रहे हैं कि सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकार करना चाहिए। देखिए अस्वीकार कहाँ करना चाहिए, अरे गलत हो गया ना। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ठीक है, हाँ, इनके क्या भ्रांतियां हैं बच्चों के अंदर, उसके तर्क जानेंगे तभी उनका निवारण
कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका दूसरा सही लग रहा है। अगला करें कि विद्यार्थियों को सही जानकारी, देखिए कंठस्थ शब्द आ जाए तो उसको जरूर गलत कर देना। ठीक है, यहाँ रटने की कोई बात नहीं है। अगला करें कि नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए उन्हें भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। ये तो बिल्कुल एकदम गलत कह रहे हैं, तो आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ठीक है, अगला है करें कि विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? करें कि विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा तो सही ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे। तो देखिए ये है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका पहला, तीसरा और दूसरा और तीसरा, तो आपका यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। तो आपका यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता बिल्कुल पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ ये भी सही है, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों में किसी भी अवधारणा के बारे में समझते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इन सभी तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह स्पेस को बढ़ावा देना चाहता है। किसको? कह रहे कि वैज्ञानिक तर्क को, बिल्कुल ये सही है। तार्किक चिंतन को, ये भी सही है। कह रहे देखिए कंठस्थीकरण जहाँ आ जाए जान लीजिए भाई वो गलत है, याद रखिएगा। अनुकरण, कह रहे अनुकरण करना, अनुकरण शब्द नहीं पॉजिटिव होता है। अनुकरण मतलब जब मैं जैसे चलूँ वैसे तुम भी चलो, मैं खराब हूँ तो भैया तुम भी खराब कर चलो, तो ये सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो आपका पहला, दूसरा ही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका केवल 1 और 2 ऑप्शन ही सही कहेगा, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? सक्रिय भूमिका को देखिए कम वाला ध्यान रखना है। देखिए कहना कि व्याख्यान क्या होता है अभी? व्याख्यान का मतलब कि इसमें जो है क्या होता है, जैसे अध्यापक विद्यार्थियों से बातें करते हैं और इसमें विद्यार्थी सुनते हैं। कहने का मतलब है कि भैया शिक्षक जो है सिर्फ बके जा रहा है, बच्चे क्या है केवल सुन रहे हैं। तो ये आपका व्याख्यान शब्द गलत हो जाता है। भाई व्याख्यान नहीं, उन बच्चों से भी प्रश्न करिए, बच्चों को भी मौका दीजिए, बोलने का, खुलने का मौका दीजिए। अपना ही व्याख्यान करते बैठे हो तो ये तो आपका व्याख्यान वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको यही कम महत्व देता। देखो यही आपसे पूछा है, देखिए पूछताछ करिए ना, बच्चों से प्रश्न करिए, उनको अच्छे से उनसे बात करिए, तो ये आपका सही। चर्चाएं करिए भाई, खोज अन्वेषण करिए, ना कि व्याख्यान करिए। तो कम महत्व कौन देगा? पहला ही सही हो जाएगा। सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं, विद्यार्थी सिर्फ सुन रहे हैं, कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार आपका कम महत्व पहला देगा। ठीक है, अगला देखिए, कहने की अतिरिक्त अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। ठीक है, अगला कह रहे हैं, कारण कह रहे हैं कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर, कहें कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। तो देखिए बाह्य रूप से नहीं, जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वे अधिक प्रभावी होती है बाह्य रूप से अभिप्रेरित करना। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक रूप से अगर कोई बच्चा अभिप्रेरित हो रहा है तो वे अच्छा कार्य करेगा, जीवन में अच्छा मार्ग दर्शन करेगा। तो ये आप कह रहे हैं कि भैया बाह्य वाले ज़्यादा प्रेरित करें, तो यहाँ पे आपका कथन गलत हो जाता है। तो आंतरिक जो है, आंतरिक प्रेरणा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, यहाँ गलत। तो आपका कथन पहला कथन सही, लेकिन दूसरा कथन आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? तीसरा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, देखिए भाई अगला प्रश्न है, कह रहे कि प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? बताइए, प्रभावी समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? चलिए, करें कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान या सादृश्य मूलक चिंतन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता। देखिए कार्यात्मक स्थिरता क्या है? तो यह एक संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है जो किसी वस्तु या अवधारणा के व्यक्ति की धारणा को उसके
या पारंपरिक कार्य तक सीमित करके समस्या समाधान को सीमित कर देता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो प्रभावशाली समस्या समाधान के किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? तो ये कार्यात्मक स्थिरता को ये क्या करना, इसको बहिष्कृत करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार आपका पहला सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को अस्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। क्या करें भाई, योग्यता जो है प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? बताइए। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, अधिगम असहायता। ठीक है, अधिगम असहायता। कह रहा है भाई योग्यता जो है प्रयोगों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। अरे भाई क्यों नहीं होती है? तो ये आपका किसको कहने की बढ़ावा देगा? ये अधिगम असहायता को बढ़ावा। ठीक, इस प्रकार पहला सही हो जाएगा। देखिए भाई अगला और लास्ट प्रश्न है, कह रहे कि अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो किस तरह से? सही ऑप्शन यहाँ पे बतलाना है आपको। विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, ऐसे अवधारणा पैदा करे। चिंता, विद्यार्थी चिंतित हमेशा रहे, परेशान रहे, तो ये तो गलत कह रहे हैं। अगला है, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें। हाँ, ये आपका सही है, पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्या क्रियाशील करें। ठीक है, और पढ़ देते हैं, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करें नहीं। कह रहे केवल, देखिए केवल शब्द आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आपका क्या हो गया? सेकेंड वाला सही हो जाएगा। आइए लास्ट प्रश्न है, कह रहे कि घोषणात्मक ज्ञात क्या है, इसे आपको बतलाना है। कह रहे किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करना। कह रहे युक्तियों का प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है, या मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा नंबर हो जाएगा। घोषणात्मक ज्ञात जो है मुख्यतः क्या होता है? ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इन्हीं प्रश्नों को करके जाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आपके भाई प्रश्न अच्छे से बन जाए। आप 30 में 28 प्लस तो ला ही लें। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करिए बार बार, इन्हीं प्रश्नों को जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपके 100% आपके 28 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।